Hello everyone, how are you all? I hope you all doing well. This is Shivangi in front of you and I welcome you to all in Game Changer IAS IPS Academy. So, जैसे कि हम लोग करंट अफेयर डिस्कस कर रहे थे, तो आज के जो भी हमारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है, इट इज रिलेटेड टू ऑफेंस ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो रिसेंट में हुआ क्या है, आप देख रहे होंगे कि कई सारे जो हेट स्पीच है इनका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है और इससे रिलेटेड कई सारे ऑफेंस भी आ रहे हैं। तो पैनल ने डिफाइन किया है जो भी ऑफेंस आते हैं स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर। तो देखो, जो भी हेट स्पीच है ना, ये इंडियन पैनल कोड के अंदर इसकी कोई एक क्लियर डेफिनेशन नहीं दी गई है और इसीलिए जो कम्युनिटी है ये रिफॉर्म लाना चाहती है क्रिमिनल लॉ में, जिससे एक अटेम्प्ट होगा कि वो क्या है कि जो हेट स्पीच है उसको डिफाइन कर सके, क्योंकि हेट स्पीच की कोई डेफिनेशन नहीं है ना, तो हेट स्पीच को आइडेंटिफाई करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो कम्युनिटी रिफॉर्म लाना चाहती है कि एक प्रॉपर डेफिनेशन के साथ आए कि हेट स्पीच आखिर होते क्या है। क्या इसकी जो डेफिनेशन है या फिर हेट स्पीच को है, ये क्या पहले भी डिफाइन किया गया है? अब कौन सी बात है, ये कब किया गया था? तो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने अपनी एक रिपोर्ट को पब्लिश किया था। इन्होंने मैनुअली इन्वेस्टिगेट किया था जो एजेंसीज हैं साइबर हरासमेंट केसेस की, और इन्होंने वहां पर डिफाइन किया था हेट स्पीच को। ये एक लैंग्वेज होती है जो कि किसी को इंसल्ट करना, किसी को धमकाना और कोई एक इंडिविजुअल पर्सन है उसकी आइडेंटिटी को क्या करना, उसको थ्रेटन करना, ठीक है ना। तो ये सारे इस तरीके से उन्होंने हेट स्पीच को डिसेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और ये सब बेसिस पे इन्होंने हेट स्पीच को डिफाइन किया था। अब क्या ऐसा हुआ कि ये जो हेट स्पीच और एक्सप्रेशन है इसके एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन की नीड हुई। तो देखो, जो क्रिमिनल सेक्शन जो थे ना, ये इवॉल्व करते हैं कोई भी जो हेट स्पीच है। इसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो लॉ और ऑर्डर जो है ये डिस्टर्ब हो जाता है। जब लॉ और ऑर्डर डिस्टर्ब होता है तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को भी नुकसान होता है और डेमोक्रेसी को भी ये हार्मफुल पहुंचाता है। तो अभी क्या है कि किसी भी एक पर्सन को हेट स्पीच के टर्म में अगर क्रिटिसाइज करते हैं तो वो सोशल मीडिया के थ्रू जल्दी स्प्रेड भी हो जाता है और इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, तो पीपल नॉट एबल टू जस्टिफाई व्हाट क्या होता है हेट स्पीच। तो इसीलिए अगर कोई कंप्लेन भी करता है तो क्या है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट अगर हेट स्पीच दी गई है, वो कंप्लेन भी करता है, तो कोई एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, जिसकी वजह से भी लॉ एंड ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन की नीड हुई। अब देखते हैं जो कम्युनिटी है जो कि रिफॉर्म ला रही है क्रिमिनल लॉ में। तो देखो, जो आईपीसी का जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो था 1980 में फ्रेम किया गया था। तो इन्होंने बहुत सारे स्टेट से सजेशन लिया था, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया, देन उसके बाद इसको डिफाइन किया गया। बार काउंसिल ऑफ स्टेट से भी लिया गया था, यूनिवर्सिटी, लॉ इंस्टीट्यूशन, तो कई सारी जगहों से जो मल्टीपल जो स्टेट है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है वहां से जब सजेशन लिया गया, देन उसके बाद 1860 वाला जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है इसको डिसाइड किया गया था, ठीक है ना। अभी देखो, जो कम्युनिटी है अब फिर 2019 में जो होम मिनिस्ट्री है इन्होंने ओवरऑल किया था जो भी आईपीसी है और किस तरीके से इसको फ्रेम किया है। तो कमिटी ने एक फॉर्म किया है कि वो एग्जामाइन करेंगे जो भी सब्जेक्ट है जो कि परटेन करते हैं आईपीसी में रिफॉर्म के लिए, और कमिटी ने ये भी डिसाइड किया है कि वो एडहॉक चेंज लाएंगे जो भी पेंडिंग इश्यूज है रिलेटेड टू हेट स्पीच और
जो कि जो विश्वनाथ कमेटी में कुछ रिकमेंडेशन दिए गए थे। अब ये विश्वनाथ कमेटी आप जरूर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि विश्वनाथ कमेटी इज रिलेटेड टू व्हाट। तो कमेटी से भी क्वेश्चन आते हैं, तो विश्वनाथ कमेटी इट इज रिलेटेड टू हेट स्पीच एंड एक्सप्रेशन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो इसके लिए क्या था कि जो विश्वनाथ कमेटी ने कुछ अपने रिकमेंडेशन दिया था, तो ये जो पैनल है इन्होंने डिसाइड किया था कि वो एग्जामाइन करेगी जो भी कॉम्प्रिहेंसिव चेंज है जो कि इसके अंडर ब्रॉट किए जा सकते हैं। अब देखते हैं कौन से जो फैक्टर्स हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो हेट स्पीच है वो राइज कर जाती है। तो देखो, जो हेट स्पीच का जो प्राइमरी फैक्टर होता है, तो जो इंडिविजुअल होते हैं वो बिलीव करते हैं कि वो स्टेरियोटाइप है और वो इंग्रेड कर देते हैं उसी अपने माइंड को उसी तरीके से। और ये जो स्टेरियोटाइप जो है ये बिलीव करते हैं कि जो एक क्लास और ग्रुप का जो पर्सन होता है ना, वो इंफीरियर होता है उनसे, मतलब दे आर सुपेरियर। मतलब स्टेरियोटाइप माइंड का मतलब कि वो सोचते हैं कि हम सुपेरियर हैं और एक पर्टिकुलर क्लास या ग्रुप का पर्सन वो उनसे इंफीरियर है। और उसकी वजह से क्या होता है कि जो ये क्या कर देते हैं, ये स्टाफनेस होती है जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को और जिसकी वजह से ये जो दूसरे के राइट है उनको क्या बोलते हैं, उनको केयर नहीं करते हैं और ये हेट स्पीच का यूज कर सकते हैं। तो ये एक बेसिकली जो प्राइमरी प्राइस है, जो रीजन है, इस वजह से जो हेट स्पीच है वो हो रही है। अब हेट स्पीच जो होता है ये थ्रेटन होती है डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि देखो डेमोक्रेसी के अंदर सबको गारंटी दी गई है इक्वल डिग्निटी जो है और सबको पब्लिक गुड जो है इंक्लूसिवनेस का भी राइट दिया गया है। तो जब ये हेट स्पीच आती है तो कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेसी को भी थ्रेटन होती है। अब देखो कौन कौन से वो क्राइटेरिया होने चाहिए जहां से हेट स्पीच को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो एक्सट्रीमिटी ऑफ स्पीच, इसके बेसिस पे हेट स्पीच को क्या है आइडेंटिफाई किया जाता है। इंसाइटमेंट जो होता है और जो स्टेटस जो होता है ऑथर के स्पीच का और स्टेटस जो होता है विक्टिम के स्पीच का, और साथ ही साथ जो तो पोटेंशियलिटी होती है स्पीच की और उस स्पीच का जो कंटेंट होता है। तो ये कुछ क्राइटेरिया है जिससे हेट स्पीच को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और उसके बाद कुछ पैनल है, इन्होंने कुछ एस्पेक्ट लिए हैं, उनके कुछ प्रोविजन है, उसे भी हम लोग देखते हैं। तो देखो जो सेक्शन 153A है और 153B है इंडियन पैनल कोड का, ये पनिश करता है कोई भी जो इनविटी है वो हेट करता है दो ग्रुप के बीच में। सेक्शन 295A के तहत आईपीसी जो है ये डील करता है, ये पनिश करेगा उस एक्ट को जो कि डेलिबरेटली और मैलिशियस होता है, जिसका एक्सटेंशन जो होता है कि वो रिलीजियस फीलिंग लाएगा अदर क्लास के लिए एंड तब वो हेट स्पीच को यूज करते हैं। तो ये सेक्शन 195 जो होता है ए होता है आईपीसी का, तो ये उसको पनिश करता है जो ऐसा वर्क करता है। अब सेक्शन 505 एंड 5052 एंड 5051 ये पब्लिकेशन एंड सर्कुलेशन जो होता है किसी भी कंटेंट का जिसकी वजह से इलविल होता है, और इलविल इन द सेंस कि दो ग्रुप के बीच में हेट स्पीच जो है वो कॉज होती है, ये उसके साथ डील करता है। और सेक्शन 8 जो होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 का, ये प्रिवेंट करता है किसी भी पर्सन को कि वो कन्विक्ट करे कोई भी इलीगल यूज, इसके लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, जिससे अगर वो इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहा है, इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहा है। सेक्शन 123(3)A और 125 जो होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ये बार करता है कोई भी एनिमोसिटी है उसके प्रमोशन के लिए। एनिमोसिटी किस ग्राउंड पे, जैसे कि रिलीजन, रेस, कम्युनिटी, कास्ट, लैंग्वेज, इस बेसिस पे, ठीक है ना। तो ये था बेसिकली हेट स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड। तो आई होप यू लर्न अबाउट दिस और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको डिस्कस किए हैं। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है इट इज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके लिए जो नई गाइडलाइन है और रूल्स आए हैं 2021 में, उसे देखते हैं।
तो फरवरी 25 फरवरी में सेंट्रल ने फ्रेम किया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021, जो कि एक्सरसाइज करेगा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो फ्रेम किया था, उन्होंने एक्सरसाइज किया था, उनको जो पावर मिला है सेक्शन 87 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 200 और जो कि सप्रेशन होता है अर्लियर, और जो अर्लियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है 2011 को सप्रेस करके, और ये इफेक्ट में आया था, ये आएगा मई 26 मई को। अब देखते हैं जो ये न्यू रूल है उसको ओवरव्यू देखते हैं। तो ये मैंडेट करेगा कोई भी जो ग्रीवेंस है और रिड्रेस करेगा जो सिस्टम है ओवर द टॉप के लिए, और जो डिजिटल पोर्टल है कंट्री में ये नेसेसरी होता है यूजर, जो भी सोशल मीडिया के यूजर हैं, कि वो रैज करे जो भी ग्रीवेंसेस हैं सोशल मीडिया के मिसयूज के अगेंस्ट, ठीक है ना। तो सोशल मीडिया के मिसयूज के अगेंस्ट जो भी ग्रीवेंसेस है उसके अगेंस्ट जो यूजर हैं अपनी जो वॉइस है उसके अगेंस्ट वो रैज कर सकते हैं। सोशल मीडिया जो होता है उसका जो सिग्निफिकेंस है वो एक अपॉइंट करता है चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर को, और जो एक नोडल कॉन्टेक्ट पर्सन होगा जो कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के थ्रू 24/7 आवर्स उसके टच पे रहेगा। अब देखते हैं जो ग्रीवेंस ऑफिसर ये होता क्या है। तो सोशल मीडिया जो है विल आल्सो हैव नेम ए ग्रीवेंस। सोशल मीडिया ने भी एक ग्रीवेंस को नेम दिया है, ग्रीवेंस ऑफिसर को, जो कि रजिस्टर करता है ग्रीवेंस में 24 आवर्स के विदिन और डिस्पोज कर देता है 15 डेज के पहले। अब देखते हैं कंटेंट को किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है। तो मान लो कोई भी कंप्लेन की गई है जो यूजर की डिग्निटी के अगेंस्ट, पर्टिकुलरली मान लो कि वुमेन की डिग्निटी को कोई क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है और एक्सपोज कर रहा है उसके प्राइवेट पार्ट और कुछ सेक्सुअल कुछ उसकी न्यूडिटी या फिर सेक्सुअल एक्ट उसको एक्सप्रेस इस तरीके से अगर कर रहा है, तो सोशल मीडिया जो है वो उसको ये रिक्वायर है कि इसको 24 आवर्स के अगेंस्ट अगर उसमें कंप्लेन की गई है तो 24 आवर्स के अंडर उसको क्या करे, उसको रिमूव करे। एक जो मंथली रिपोर्ट है, तो मंथली रिपोर्ट जो है ये पब्लिश करेगी। एक जो मंथली रिपोर्ट है कितनी कंप्लेन की गई है और उनका क्या क्या स्टेटस है, तो इसकी एक मंथली रिपोर्ट भी देनी होगी। यहाँ पे 3 लेवल के रेगुलेशन होंगे न्यू पब्लिशर के लिए, दैट इज सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी जो कि हेड की जाएगी रिटायर्ड जज जो होंगे और एक एमिनेंट पर्सन होगा जो कि ओवरसाइट करेगा इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से, जिसमें इंक्लूड हो गई जो कोर्ट है, प्रैक्टिस एंड ग्रीवेंसेस कम्युनिटीज के। और ये अब देखते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस होगा सोशल मीडिया इंटरमीडियरी और क्या बेनिफिट होंगे इस एक्ट के अंदर। तो सोशल मीडिया जो कंप्लेन है ये मोर देन 50 लाख जो लोग हैं इसके अंदर जो है रजिस्टर कर सकते हैं, और जो कि कंसीडर किया जाता है सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज न्यू नॉर्म के अकॉर्डिंग अगर हम देखें। तो क्या होगा अगर मान लो कि नॉन कॉम्प्लायंस हुआ, उस केस में क्या किए जाते हैं। तो जैसे कि सोशल मीडिया जाइंट जैसे कि फेसबुक हो गया, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जो मैसेंजर हो गया, ये फेस कर सकते हैं बैन को अगर ये इसको कंप्लाई नहीं करते हैं, न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रूल को फॉलो नहीं करते हैं। और ये भी अपने जो स्टेटस जो होता है इंटरमीडियरीज का उसको भी लॉस कर सकते हैं। अब देखो क्या कंसर्न है इसको रेज करने का। तो बहुत सारी इंडस्ट्री जो बॉडी है इन्होंने गवर्नमेंट को से अपनी अपील दी है कि एक 1 ईयर कॉम्प्लायंस जो है विंडो, पर्टिकुलरली जो वेव देखा जा रहा है पैंडेमिक में, इन्होंने अपने कंसर्न को भी एक्सप्रेस किया गया है पोटेंशियल अवेलेबिलिटी जो भी सेफ ऑनर के बेसिस पे और जो भी इंटरमीडिएट है उसके प्रोटेक्शन के लिए अंडर द सेक्शन 79 ऑफ IT एक्ट।
और जिससे रिक्वेस्ट किया गया है कि क्या करे, उसको रीथिंक करे और इम्पोज करे कोई भी क्रिमिनल लायबिलिटीज। अगर मान लो कि कोई भी ऐसा एक्ट कर रहा है या फिर उसको पनिश भी दिया जाए अगर वो इस रूल को वायलेट कर रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद जो डेटा का रिटेंशन है इसको भी मेंटेन किया जा रहा है। और अगर नहीं तो इसकी जो प्राइवेसी से रिस्क है इसको भी कहीं ना कहीं कम करना है। जो भी इंडिया में यूजर है दैट इज प्राइवेसी का रिस्क, जिसकी वजह से जो हार्मफुल होता है तो उसको भी कहीं ना कहीं रिड्यूस करना है, ठीक है ना। तो ये था इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग जो भी न्यू लॉ आया है और उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स थे। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के टूवर्ड। जो नेक्स्ट आर्टिकल है वन स्टॉप सेंटर स्कीम। वन स्टॉप सेंटर स्कीम जो है इसको सेटअप किया गया है 10 मिशन के, इसकी जो अक्रॉस 10 मिशन है जो कि प्रोवाइड करेंगे जो असिस्टेंस है इंडियन वुमेन जो कि सर्वाइवर हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस से, ठीक है ना। मिशन जो है वन स्टॉप सेंटर का ये अदर कंट्रीज ने भी किया है इससे पहले, जैसे कि बहरान, कुवैत, कतार, ओमान, यूएई, ठीक है ना। अब देखते हैं कि वन स्टॉप सेंटर स्कीम क्या है। इससे पॉपुलरली सखी स्कीम भी कहा जाता है, दैट इज कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इन्होंने फॉर्म किया था और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है। सब स्कीम जो है इसकी अम्ब्रेला, ये एक सब स्कीम है जो एक अम्ब्रेला मिशन पे काम करती है इन द सेंस कि ये एम्पावर करती है जो वुमेन एम्पावर के टूवर्ड जो नेशनल मिशन है इसको लिया गया है। टारगेट ग्रुप जो है वन स्टॉप सेंटर जो है वो सपोर्ट करेगा जो गर्ल्स हैं जो कि 18 ईयर से बिलो हैं, जो कि अफेक्ट की गई हैं किसी भी तरीके का वायलेंस, कास्ट, क्लास, रिलीजन, सेक्स के और जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन या फिर मार्शल स्टेटस उसके बेसिस पे है। और सेंटर जो है वो इंटीग्रेट करेगा वुमेन हेल्पलाइन और उनको सर्विस को एक्सेस करने के लिए भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा। वो फैसिलिटीज हैं जैसे कि इमरजेंसी रिस्पांस की जाएगी, रेस्क्यू सर्विस तो मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड किए जाएंगे। असिस्टेंस जो है वुमेन और उनके जो लॉ करेंगे वो अगर एफआईआर करती है तो उसके अगेंस्ट भी प्रोवाइड की जाएगी। जो साइको सोशल सपोर्ट एंड काउंसलिंग भी दी जाएगी, लीगल एड एंड काउंसलिंग दी जाएगी, शेल्टर दिया जाएगा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये सारी फैसिलिटीज जो है इस फंड के इस स्कीम के अंडर जो विमेन है जो वायलेंस जो किसी न किसी वायलेंस से इफेक्टेड हैंगे उनको प्रोवाइड किया जाएगा। जो स्कीम जो है इसका जो फंड कहाँ से आएगा, तो फंड जो है ये निर्भया फंड के थ्रू इसको फंड किया जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये प्रोवाइड करेगा 100% फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है स्टेट गवर्नमेंट और जो यूनियन टेरिटरीज हैं कि वो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करें। अब इसकी प्रोटेक्शन की नीड क्यों हुई, तो जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है ना ये एक ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम बन चुकी है जो कि वायलेट करती है ह्यूमन राइट को और उसकी डेवलपमेंट के लिए भी एक इशू बन चुका है ऑन द बेसिस ऑफ उनका जो कास्ट कल्चर इसके बेसिस पे। तो यहाँ पर ये इफेक्ट करता है कम्युनिटी को और कंट्री को भी इफेक्ट करता है और ये वर्ल्ड को भी इफेक्ट करता है। ह्यूमन डिक्लेरेशन के आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग उन्होंने एलिमिनेट किया था जो भी वायलेंस एक्ट 1993 में इन्होंने प्रोवाइड किया था जेंडर बेस्ड अब्यूज की डेफिनेशन को। इन्होंने एज पर उनके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एनी एक्ट जो कोई भी जो एक्ट होता है जेंडर बेस्ड वायलेंस का जिसका रिजल्ट ये होता है फिजिकल, सेक्सुअल एंड साइकोलॉजिकल, ये हार्म पहुंचाता है विमेन को और उनको थ्रेट भी करता है जैसे कि आर्बिट्रेरी डिप्रेशन ऑफ लिबर्टी और जो कि ये पब्लिक भी हो सकता है प्राइवेटली भी हो सकता है। तो आर्टिकल 1 ने ये डेफिनेशन दी थी जेंडर बेस्ड वायलेंस में एज पर यूएन डिक्लेरेशन के लिए। इंडिया में जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है बहुत सारे फॉर्म में देखा जा सकता है जैसे कि डोमेस्टिक हो गया, सेक्सुअल वायलेंस हो गया, रेप इंक्लूडेड है, डॉरी हो गया, ऑनर किलिंग हो गया, एसिड अटैक हो गया, ठीक है ना, ट्रैफिकिंग हो गया फॉर कमर्शियल एंड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए, चाइल्ड मैरिज, सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शन। तो इस तरीके से इंडिया में जेंडर बेस्ड वायलेंस होते हैं।
तो ये था वन स्टॉप सेंटर स्कीम। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए वन स्टॉप सेंटर स्कीम रिलेटेड किससे है, ये एक अम्ब्रेला स्कीम है और ये बेसिकली वुमेन से रिलेटेड है, उनको एम्पावर करने के लिए और कोई भी वायलेंस होता है तो उनको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है ना। तो आज के हमारे जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं ये खत्म होते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।